हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 रसायन विज्ञान की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम आपको परासरण और विसरण तथा परासरण दाब के बारे में समझा रहे हैं। इसका नोट्स मैंने आपको दे भी दिया है। तो परासरण क्या होता है, इसको अगर हम स्पष्ट करना चाहें कि परासरण क्या है, तो परासरण को स्पष्ट करने के लिए हमें पहले दो विशेष चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, वो पहली चीज़ है नंबर 1 मेम्ब्रेन्स, यानी झिल्लियाँ कौन कौन सी होती हैं, और दूसरी चीज़ विसरण। जब ये दो स्टेप हमें पता हो जाएंगे तब हम इसका पूर्ण रूप से इसको पढ़ सकते हैं। तो झिल्लियाँ, इसमें देखिए झिल्लियों में बताया गया है कि किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। 3 प्रकार की झिल्लियां हैं। ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर के किसी विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, उसको हम कहते हैं पारगम्य झिल्ली। और जिनमें से होकर के किसी विलयन के किसी भी प्रकार के कण दूसरी ओर नहीं निकल पाते हैं, उसको कहते हैं अपारगम्य झिल्ली। एक तीसरी झिल्ली के बारे में जो आपको बताया गया कि पारगम्य और अपारगम्य झिल्लियों के मध्य कुछ ऐसी झिल्लियां भी होती हैं जिनमें से केवल विलायक के कण या अणु निकल सकते हैं, परंतु विलेय के अणु नहीं निकल सकते हैं। यानी जो घुलने वाले कण होते हैं वो नहीं निकलते हैं, बल्कि जो घोलने वाले कण होते हैं, यानी जिनमें पदार्थ घुलता है, यानी विलायक का जो कण होता है वो निकल जाता है, उसको कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो 3 प्रकार की झिल्लियां हैं: पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली और अपारगम्य झिल्ली। यानी पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। जैसे कि एक आपको सजीव उदाहरण दिखाया जा रहा है यहाँ पर। अर्धपारगम्य झिल्ली प्रायः जीवित वस्तुओं में पाई जा रही है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो प्रायः जीवित वस्तुओं में पाई जाती है। जंतु और कोशिकाओं पर जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जैसे कि पित्ताशय है आपका, गाल ब्लैडर, सेलफोन है, कॉलिडियन, जंतुओं और वनस्पतियों के कोशिकाओं का आवरण, ये अर्धपारगम्य झिल्ली का होता है। ठीक, और ऐसे ही अन्य और उदाहरण आपको इसमें दिखाए गए हैं। दूसरी चीज़ है विसरण। तो विसरण में क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से कोई गैस अधिक या दूसरी गैस में विसरित हो जाती है। विसरित होने का मतलब है डिफ्यूज़न होना। ठीक उसी प्रकार से विलेय भी अपने विलयन से शुद्ध विलायक में वितरित हो जाता है। जैसे कि KMnO4 आपका है पोटेशियम परमैंगनेट। संतृप्त विलयन को अगर हम फनल की सहायता से पानी से भरे हुए बीकर में डालें तो क्या होता है, पहले पानी की पेंदी को पृथक परत बनाता है, यानी अलग अलग परत बनाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद परमैंगनेट पानी में वितरित होने लगता है, फैलने लगता है, विस्तृत होने लगता है। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एक समांगी विलयन नहीं बन जाता है। यानी पानी में तब तक वो, चूँकि KMnO4 बैंगनी रंग का होता है, तो जब इसको आप डालेंगे तो पहले पूरे पानी में एकदम से बैंगनी रंग नहीं फैलेगा, जहाँ डालेंगे उससे सीधे नीचे तक जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे पानी में के कणों में वो विलय होने लगेगा। और जब तक वो पूरे पानी के कणों में विलय नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रक्रिया आपकी पूरी चलती रहेगी। विलेय और विलायक में विसरण एक दोहरी क्रिया है आपकी। ठीक, अब विलेय के अणु विलायक में जो है ऊपर की ओर चलते हैं। विलेय के अणु पहले नीचे जाएगा, नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, और विलायक के अणु विलयन में नीचे की तरफ चलते हैं, जिससे एक समान सांद्रण से विलयन आपको प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर विसरण और परासरण का एक फिगर आपको दिखाया गया है। A नंबर में विसरण है और B नंबर में परासरण है। ठीक, डिफ्यूज़न क्या है, विसरण क्या है, जिसमें विलेय के अणु विलयन में चल करके उसके सभी भागों में सांद्रण को बराबर करते हैं, इसको कहते हैं विसरण। और परासरण किसको कहते हैं, परासरण कहते हैं विलायक के अणुओं का कम सांद्रण के विलयन से अधिक सांद्रण के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा भी है जो सरल शब्दों में पढ़ी जा सकती है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं।
तो परासरण क्या है कि विलयन का शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक होना और विलायक के अणु झिल्ली में से होकर विलयन में पहुंच जाएं और वहां पर पहुंच करके दोनों समान सांद्रण उत्पन्न करें। और जब ये समान सांद्रण उत्पन्न करेंगे तो जाहिर सी बात है कि समान सांद्रण जब उत्पन्न होगा वहाँ पर तो विलयन को पृथक किया जाएगा और विलायक के अणु कम सांद्रण वाले तन विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में जाने लगेंगे। और यह क्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि ये समांगी ना हो जाए, यानी जब तक कि दोनों ओर से विलयन के सांद्रण बराबर नहीं हो जाएंगे, यानी तब तक यह क्रिया आपकी चलती रहेगी। और इसी क्रिया को आप क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस अर्थात परासरण। तो ये आपका विलयन परासरण और विसरण था। क्या है दोनों का अंतर परासरण और विसरण का, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, लेकिन विसरण में किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या है कि परासरण में कणों का प्रवाह एक दिशा में, केवल एक ही दिशा में हो सकता है, जबकि विलायक के कण प्रवाहित, और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें केवल विलायक का कण ही प्रवाहित होता है, जबकि विसरण में विलायक और विलेय दोनों के कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अगर विलायक के कण इधर हैं तो विलेय के कण इधर की तरफ चलेंगे, यानी विपरीत दिशा में चलते रहेंगे, यानी दोनों मतलब विपरीत दिशा में भी हो सकता है। परासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर प्रवाहित सांद्रता समान होने तक चलते रहते हैं ये, जबकि विसरण में क्या होता है? इसके कणों का प्रवाह अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की तरफ सांद्रता समान होने से चलता है। ध्यान से देखिए, इसका अंतर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं इसमें। परासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले, विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन, और विसरण में क्या है कि विसरण के कणों का प्रवाह क्या है? अधिक सांद्रण से कम सांद्रण, यानी विपरीत होता है। जबकि जैसा कि आपको दूसरे उदाहरण बताया गया था दूसरे पॉइंट में भी। चौथा पॉइंट क्या है कि दाब बढ़ाकर परासरण को रोका जा सकता है, जबकि विसरण को दाब बढ़ाकर नहीं रोक सकते हैं। जितने दाब आप बढ़ाएंगे उतना ही अधिक विसरण होगा। परासरण गैसों में कभी नहीं होता है, जबकि विसरण कभी कभी गैसों में भी हो सकता है। तो ये आपका है परासरण, विसरण और दोनों में अंतर। धन्यवाद।